मैडम, आपका पर्स। शुक्रिया। आपका पर्स।
देख रही हो? नफीसा, मुझे पहचानती हो? नहीं। नहीं, मुझे पहचानती हो? नहीं। मुझे पहचानती हो? नहीं। मुझे पहचानती हो? मुझे पहचानती हो? मुझे पहचानती हो? मुझे पहचानती हो? क्या तुम्हारी याद भी तुम्हारी तरह बेवफा हो गई है? क्या तुम्हारी याद भी तुम्हारी तरह बेवफा हो गई है? क्या तुम्हारी याद भी तुम्हारी तरह बेवफा हो गई है? क्या तुम्हारी याद भी तुम्हारी तरह बेवफा हो गई है? क्या तुम्हारी याद भी तुम्हारी तरह बेवफा हुई है? क्या तुम्हारी याद भी तुम्हारी तरह बेवफा हो गई है? डॉक्टर, एक एक्सीडेंट केस है। अब तबीयत कैसी है? ठीक है। नर्स जी, फरमाइए। तुम बता सकती हो उन हरे भरे दरख्तों के दरमियान सिर्फ एक दरख्त खिज़ार सीधा क्यों है? जी तो बताओ ना नर्स। ठहरो नर्स। मैं बताती हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया डॉक्टर। ये दिया। शुक्रिया। क्या आप बता सकती हैं उन हरे भरे दरख्तों के दरमियान सिर्फ एक दरख्त खिज़ार रसीदा क्यों है? वो दरख्त। हाँ डॉक्टर, वही। आखिर इस पर बाहर क्यों नहीं आई? बाहर तो आई थी, लेकिन किसी ने बाहर को इस अंदाज में लूट लिया कि फूल खिलना भूल गए। चारों ओर खिज़ां की वीरानियां फैल गईं और लुटने वाले खुशियों के निशान ढूंढते हुए आज भी उसी जगह मौजूद हैं। ये जगह जहां आज तुमने खोई हुई जिंदगी को पा लिया है, बिल्कुल इसी जगह आज से 25 बरस पहले सेंट्रल जेल थी, जहां लोग जिंदगी की बजाय मौत से खेला करते थे। ये खिज़ां रसीदा दरख्त बिल्कुल उसी जगह है जहां फांसी का कुआं था, और यहाँ किसी कातिल की बजाय एक बेगुनाह को फांसी मिली थी। फांसी? हाँ, फांसी।
वहां से किसी दुखी रूह का धुआं उठता है, जिसको किसी कातिल की जगह बेगुनाह मौत के अंधेरों में धकेल दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। क्या दुनिया से इंसाफ उठ गया है डॉक्टर? इंसाफ तो नहीं, अलबत्ता एहसास जरूर मर गया है। कौन था वो बेचारा जो बेगुनाह इंसाफ के हाथों मारा गया? इंसाफ के हाथों नहीं, अलबत्ता किसी बेवफा की मोहब्बत के हाथों मारा गया है। मोहब्बत के हाथों? हाँ, उस शहीद मोहब्बत ने इसी जगह फांसी के फंदे को मोहब्बत की जयमाला जानकर अपने गले का हार बनाया था। शहीद मोहब्बत कौन था वो? इसी शहर का वासी था। शायद आप भी उसे जानती हो, मगर मैं तो एक मुद्दत के बाद यूरोप से लौट रही हूँ। लेकिन मैं उसी एक मुद्दत से जरा पहले की बात कर रही हूँ। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। इतना तो याद होगा कि तुम्हारा नाम नफीसा है। डॉक्टर, इतना तो याद होगा एक बार पहले भी तुम किसी बाहर के मुल्क से वापस आई थी। मुझे तो कुछ याद नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं डॉक्टर। क्या तुम्हारी याद भी तुम्हारी तरह बेवफा हो गई है? क्या कह रही हो डॉक्टर? वही जो तुम सुनना नहीं चाहती, वही जो आग में कहे बगैर नहीं रह सकती। क्या तुम्हारी याद भी तुम्हारी तरह बेवफा हो गई? डॉक्टर, खुदा ने यूं कहो डॉक्टर, यूं ना कहो। बाखुदा मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। उस कहानी को जल्दी से कह डालो डॉक्टर, वरना मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। याद तुम्हारी मर चुकी है, ज़मीर तुम्हारा मर चुका है, फिर भी जिंदगी का दावा करती हो। नाक मुर्दा लाश नहीं, औरत के ज़मीर को मुर्दा ना कहो डॉक्टर। अगर अब भी तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो मैं तुम्हारे माजी को जरूर दोहराऊंगी। आज से 25 बरस उधर की बात है, जब तुम आला तालीम हासिल करके यूके से घर लौटी थी। हेलो नफीसा, कैसी हो? सफर तो खैरियत से गुजरा ना? बहुत अच्छी फ्लाइट थी, मगर वो क्या देख रही हो? डैडी नहीं आए। चलो तो। सलाम बाबा। जीती रहो नफीस बिटिया, शुक्र है इन बूढ़ी आंखों ने फिर तुम्हें देख लिया। ठीक तो रही बिटिया? एकदम ठीक बाबा, तुम्हारे लिए मैं बहुत उदास थी। शुक्र है मेरे माला, तू मेरी बिटिया को खैरियत से ले आया। शेर साहब नहीं गए थे मेरी बिटिया को लाने? कहाँ गए थे? बस मैं एकदम उनसे नाराज हूँ, सबसे नाराज हूँ। किसी से एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। और तो और अमजद भी मुझे एयरपोर्ट पर लेने नहीं आया। हाँ, ये तो वाकई नाराज होने वाली बात। बस मैं कल ही लंदन वापस चली जाऊंगी। मेरी लाडली बिटिया बिल्कुल वैसी की वैसी रही। मैं अभी डैडी को फोन करती हूँ। हेलो हेलो बिटिया, आ गई तुम? खैरियत से तो पहुंची? जाइए, बस हम आपसे नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सारी जिंदगी नहीं बोलेंगे, बस। हाँ। नाराज हो गई मेरी चंदा। तुम नहीं बोलोगी तो हम सारी जिंदगी मनाते रहेंगे। हम फिर भी नहीं बोलेंगे आपसे। अरे मेरी लाडली बिटिया, चलो गुस्सा थूक दो, अपने डैडी को माफ कर दो। मुझे ऐन उस वक्त जब तुम्हारा प्लेन लैंड करना था, कुछ फॉरेनर्स के साथ एक बिजनेस डील फाइनलाइज करनी थी, इसलिए मैं एयरपोर्ट नहीं आ सका। ऐसा भी क्या बिजनेस कि हमको वहाँ कोई लेने भी नहीं आया? कोई भी नहीं?
मगर मैंने तो अकमल को भेजा था। खाली अकमल साहब आ गए तो कौन सी कयामत होगी? आप नहीं आए, अमजद साहब नहीं आए, खाली अकमल से क्या होता है? खैर चलो बिटिया, तुम अकमल को लेकर ऑफिस आ जाओ, हम तुम्हें मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। सर, क्या मैं अंदर? बदतमीज। यस सर। बेहुदा। यस सर। सर वो जो कुछ कहना अंग्रेजी में कह ले, बाहर चपरासी खड़ा है। परफेक्टली ऑलराइट सर। इजाजत। गेट आउट। मेरी जंदा बिटिया, तुमने इतनी देर कर दी। हम तुम्हारे लिए इतने उदास थे कि सारा शहर हमें वीरान मालूम होता था। जाइए डैडी, हम आपसे नाराज हैं, हम आपसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भाई तुम ही हमारी सिफारिश कर दो, हमें माफ कर दे। हम किसी की सिफारिश नहीं सुनेंगे। अरे नहीं बेटे, बात दरअसल ये थी कि बाहर से आए हुए मेहमानों को कल दोपहर की फ्लाइट से वापस जाना था, इसीलिए हम तुम्हें रिसीव करने नहीं आ सके। वरना तुम्हें तो मालूम है कि हमारी जिंदगी में तुमसे ज्यादा अहम और कोई चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप चुप रहिए जी। कैसे आएंगे बेटी? तुम्हारी इस तस्वीर को देखने अमजदी, कभी कभार मैं सोचती हूँ तुम फनकार भी हो और पत्थर भी। खामोश तस्वीरों में जान डाल देते हो, लेकिन क्या? काश तुम इसे समझ सकते। हाँ अमजद, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि नफीसा लंदन से वापस आ चुकी है। मुझे मालूम है। मैं जानती थी अमजद। एक आरज़ू है तमाम जिंदगी का हासिल। क्या? मेरी एक तस्वीर बना दो ताकि मैं सारी जिंदगी उस तस्वीर पर निछावर कर दूं। हाँ, इस कैनवस को मुकम्मल करने के बाद। 9 बज चुके हैं और अकमल साहब अभी तक नाश्ते पर नहीं आए। सारी रात क्लब में जागते रहते और सारे दिन सोते रहते। खादिम, जरा अकमल साहब को तो बुलाओ। बेहतर है हुजूर। ये भी कोई तुक है डैडी, हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते। आई एम वेरी सॉरी। आपको जहमत हुई और वो भी इंतजार की। आप वक्त पर नाश्ता नहीं कर सकते, इसलिए कि वक्त पर सोते नहीं। आपका इरशाद बजा। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। भाई हमारी बिटिया को नाराज मत किया करो अकमल, तुम बहुत नालायक हूँ। नाश्ता देर से करने की सजा ये है कि आप मुझे अमजद के घर छोड़ कर आएंगे। सजा मंजूर, लेकिन ये अमजद साहब कौन है? बिटिया का पुराना क्लास फेलो है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। अच्छा भैया, अब तुम दोनों नाश्ता करो, मैं दफ्तर चला। हेलो गेती। हेलो नफीसा, तुम कब आई? मैंने तो तुमसे सारी उम्र ना बोलने की कसम खा रखी। 3 दिन बाद मिलने आई, इसलिए ना। मुझे आने की इत्तला दी थी ना, इसीलिए। प्लीज गेती, मुझे माफ कर दो, इतना टाइम ही नहीं था। और जिन्हें इत्तला दी थी वो कौन सा आ गए? सिवाय इस ख्वाब साहब के। आपकी तारीफ? बगैर तारीफ के इन्हें अकमल कैसे? ये गेती है अकमल साहब, मेरी जान से ज्यादा प्यारी सहेली, लेकिन बहुत बुरी, एकदम निकम्मी। माफ कीजिए, मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं। अच्छा तो ये बात है। खैर छोड़ो फजूल बातों को। लंदन की कहानियां तो फिर किसी वक्त सुनूंगी। तू जा कहाँ रही है? कुछ नहीं, बस जरा यूं ही काम से जा रही थी। कोई बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं अमजद साहब, उनसे मिलने। जी अच्छा, तो फिर मैं चलूं? अरे अरे थोड़ी देर तो बैठो ना। मैं तो सिर्फ इसलिए आई थी कि हम सब स्टूडेंट्स डॉक्टर्स रेड क्रॉस के लिए एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं। सोचा अंकल को इनवाइट करो। कॉन्सर्ट? ओह वंडरफुल। जी हाँ। अच्छा तो तू सिर्फ अंकल को इनवाइट करने आई थी और नफीसा को इनवाइट नहीं करेगी?
प्लीज गेती, मुझे माफ कर देना। मैं सिफारिश करता हूँ। आपकी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ नफीस, जरूर आना। और आप भी आ जाइएगा। थैंक यू। आओ चले। लेडीज पर मेरा ख्याल है मैं इंतजार कीजिए, सजा के तौर पर। थैंक यू। अमजदी, नफीसा, मुझे लंदन से आए हुए पूरे 3 रोज हो लिए। मैं जानता। तुम मुझे एयरपोर्ट पर लेने नहीं आए, मुझसे मिलने घर नहीं आए। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? शायद तुमने मुझे दिल से याद नहीं किया नफीस। कैसी बातें करते हो अमजद? मैं तो हर वक्त तुम्हारे मुतालिक सोचती रहती थी कि तुम कहाँ हो और कैसे हो। तुम्हारे इस रंगीन शहर में कुछ यादों के सहारे जिंदा हूँ। तुम तो बिल्कुल पुराने अमजद हो, बिल्कुल वैसी ही बातें करते हो। तुम चाहती हो मैं बदल जाऊं? मोहब्बत का लाजवाल शाहकार। ताज मत बनाओ अमजद। लोग कहते हैं कि जिस घर में ताजमहल हो उस घर में मोहब्बत परवान नहीं चढ़ती। नफीस, मैं चलूं अमजद? अकमल साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, फिर मुझे गेती के कॉन्सर्ट में भी तो जाना है। तुम भी आओगे ना? हाँ, मैं आऊंगा। जरूर आना है। खुदा हाफिज। लोग कहते हैं कि जिस घर में ताजमहल हो वहां मोहब्बत परवान नहीं चढ़ती।
हाँ, वो आए हमारे दुकान में कुछ खरीदने। खुदा की कुदरत, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। खुशामदीद। माशाल्लाह काफी हुस्न परस्त मालूम होते हैं। क्या कहा? मेरा मतलब है कि ये फन परस्त ये हमारे मुल्क के मायानाज आर्टिस्ट मिस्टर अमजद की पेंटिंग है। अमजद के स्कूल ऑफ थॉट में जिंदगी का तस्वुर बहुत ही ब्राइट है, यानी कि चमकदार है। अच्छी पेंटिंग। इसका पर्सपेक्टिव, रंग और तहय्युल की उड़ान, यकीनन आप जैसे फन परस्त लोग ही इसकी कदर कीमत लगा सकते हैं। क्या कीमत है इसकी? कीमत? अरे आपको क्या हुआ? अगर आप लोगों ने फन की कीमत लगाना शुरू कर दी तो इस मुल्क में फन की डेथ हो जाएगी। फनकार नहीं रहेगा। इस दुकान में ये तस्वीरें लटकती हुई नजर नहीं आएंगी। यहाँ आलू छोले बिकेंगे, आलू छोले। मैं सच कहता हूँ मिस्टर, अगर अमजद मर गया तो अमजद के मरने के बाद ये तस्वीर लंदन, पेरिस, अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में जाएगी और उसकी कीमत $50,000 लगेगी। लेकिन मुझे मालूम है, एक्सक्यूज मी, कि आप इसकी 5,000 कीमत भी नहीं। 5,000 तो बहुत ज्यादा कीमत है। 5,000 भी ज्यादा है? तो फिर 1,000 ही दे दीजिए। हम तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए दे सकते हैं इसके लिए। ये कहकर आपने मेरे सर पर एक जोरदार डांग खींच मारी है। अच्छा, आप 500 रुपए ही दे दीजिए। आप मेरे पुराने ग्राहक हैं, इसलिए मैं आपको मायूस नहीं लौटाना चाहता। लेकिन हम तो पहली मर्तबा आपकी दुकान में आए हैं। अजय, अच्छा, ओह माफ करना, मेरी आंखें शायद धोखा खा गई हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ग्राहक और बाप कभी झूठ नहीं बोला करते। तो दीजिए कुछ रकम, मेरा मतलब 500 रुपए। और भी कई चीजें हैं, आप खरीद सकते हैं। ये लीजिए 500 रुपए, आप इसे पैक कर दीजिए, हम अभी आके ले जाते हैं। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ बेगम, थैंक यू। जाओ बेगम, जाओ बेगम। हाय, नोटों को भी सेंट लगा रखा है। या बेईमानी तेरा ही आसा। अगर तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी मुश्किल पड़ी, तेरी तस्वीर बनाने में। वालेकुम सलाम। भैया जी, आपके सिलसिले में तशरीफ ले आया साहब, और वो भी ऐन बेवक्त। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो खुद तुम्हारे पास जाने का इरादा कर रहा था। क्यों जी, खैरियत? खैरियत क्या होगी जी, खाक होगी खैरियत। तुम्हारी तस्वीरें बिकती बिकाती तो है नहीं। मियाँ उठाकर ले जाओ अपनी तस्वीरों को, दफा करो उनको। मैं तो यहाँ खुद एक लॉन्ड्री खोलने का इरादा कर रहा हूँ। हाँ, बिकती नहीं है तस्वीर? बिल्कुल। लेकिन वो क्या? वो हाँ, खूब याद दिलाया तूने बेटे। वो तस्वीर मैंने तुम्हारी चची के सिरहाने लगा दी थी, बस देखकर तड़प उठी। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी चची जरा आर्टिस्टिक माइंड औरत है। नहीं, आपकी चची? नहीं, मेरी चाहिए, तुम्हारी चची यानी मेरी बीवी। अच्छा। लेकिन चचा जी बेटे, मैं इसलिए आया था कि मुझे कुछ पैसे चाहिए अपनी नई पेंटिंग के कुछ रंग और कैनवस लाने के लिए। हाँ, तुम्हारा चचा बागली इतने रुपए कहाँ से लाए बेटे? अच्छा, तुम बच्चे जो हुए मेरे, लो ये 10 रुपए ले। नहीं चाचा, मुझे 10 रुपए नहीं, मुझे 200 रुपए चाहिए, वरना क्या करोगे? वरना मेरी जिंदगी का शाहकार नहीं बन सके। उस कोने में आओ। आपको इख्तिलाफ क्यों हो गया? जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो। मैंने तुम्हारी चची को हकीम क्या में लेके जाना है। चाचा, मुझे सिर्फ 200 रुपए दे दीजिए, मुझे जरूरत है। बहुत तंग करते हो बेटे। लो ये 200 रुपया एक, और ये तो। शुक्रिया। लेकिन ये इसे कर समझो, जब मांगू मुझे दे देना। या बेईमान है तेरा ही आसरा। भाई वो हमारी तस्वीर पैक कर दिया आपने? आपकी तस्वीर? कैसी तस्वीर? किसकी तस्वीर? अभी जो आपको पैसे दे के गए थे। मुझे पैसे देकर गए थे? कब देकर गए थे? भाई हम अभी आपको पैसे दे के गए थे और कह गए थे तस्वीर पैक करके रखो, हम वापस आके लेते हैं। हाँ, ओ आई सी। अस्सलाम वालेकुम। माफ करना जी, एक्सक्यूज मी, जरा मेरी नजरें धोखा खा जाती है। जवाब नहीं आपकी नजरों का। अजी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं जी? आपकी नजरों का भी माशाल्लाह। लीजिए, ये आपकी तस्वीर पैक उठाइए। अब वो जी वो पैसे, हाँ, वो शायद आप दे गए हैं मुझे। दे गए। मार डाला।
ड्राइवर गाड़ी रोको। हेलो अमजदी। हेलो नफीस। घर पर ढूंढा, शहर का कोना कोना छान मारा, कहाँ रहते हो तुम? जी? चलो मेरे साथ। कहाँ? मैंने नेकलेस खरीदना है। लेकिन मैं... तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हारी पसंद यकीनन मुझसे ज्यादा अच्छी होगी। अमजदी प्लीज ना। जरा दिखाइएगा। क्यों अमजदी, ये अच्छा है, खरीद लिया जाए। खरीदने वाली चीज की अच्छाई या बुराई जानने से ज्यादा उसकी जरूरत अहम होती है। आप खरीद लें, लेकिन... लेकिन क्या? मोती झूठे। तो फिर क्या, अच्छे तो है ना? काश सच्चे भी होते। तुम तो फिर बारीक बारीक बातों में उलझ गए। क्यों तनवीर साहब, कैसा है ये? वंडरफुल, बहुत अच्छा है। ऐसा नेकलेस मेरी नजरों के नीचे से तो आज तक नहीं गुजरा। इसे पैक कर दीजिए। तनवीर, बिल दे दो। अब आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। जी हाँ, 200 रुपए। बस, आपका बिल नहीं मिल सकेगा। वो क्यों? मैं अक्सर पैसे घर पर भूल आता हूँ, वैसे ये बहुत बुरी आदत है। अमजद भाई, दोस्ती निभाने का वक्त आ गया है। आपके पास एक 200 रुपए होंगे? शुक्रिया। पैसा कभी किसी का नहीं रखा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नफीस, मैं चलता हूँ। क्यों, घर नहीं चलोगे मेरे साथ? नहीं, फिर कभी से। चलो भी, डैडी से मिल लेना। फिर कभी से ही वादा है। पहला वादा याद है तुम्हें? तुमसे किया हुआ हर वादा मेरी जिंदगी की धड़कन बन जाता है। कौन सा भला? तुम्हारी तस्वीर का। कब बनाओगे? जब आपके पास वक्त हो। अच्छा, खुदा हाफिज। राय। इन रंगीन और मुअत्तर तन्हाइयों में आ जाने की माजरत चाहता हूँ। आइए आइए, तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह। शुक्रिया। कहीं जाने का प्रोग्राम है? आपके साथ नहीं, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। फिर कभी सही। मसरूफियत काफी अहम मालूम होती है। शायद आपकी जरूरी बातों से ज्यादा। नफीसा। बस, जल गए। खुदा हाफिज। नींद आ गई अमजदी। तारे निकल आए तो आसमान का दामन और चमकदार हो जाता है। नींद आ जाए तो ये आंखें... बस बस, ज्यादा ना बनाइए। मैं जानती हूँ आप फनकार हैं। और तुम वो तसव्वुर हो जो फन को जन्म देता है, वो फजा हो जहां से रंग फूटते हैं। शुक्रिया जी। ये सब कुछ आप अपनी तस्वीर के बारे में कह रहे हैं ना? जी, ठीक कहा आपने। नफीस, कभी कभार मैं सोचता हूँ कायनात की तमाम रंगीनियां तुम्हारी इन आंखों में आन छुपी हैं। जब तुम आंखें बंद करती होगी तो जमाने भर में अंधेरा छा जाता होगा। अमजदी, प्लीज मजाक ना करो। मैं चलूं अमजदी?
खुदा हाफिज। इतने सारे अरेंजमेंट, कमबख्त गेती की बच्ची भी नहीं आई। गेती, ओ गेती बेटा। जी आई अम्मी। देख तो किसका फोन आया है। हेलो। शुक्र है आपसे टेलीफोन पर ही मुलाकात हो गई, वरना मैंने सोचा था कि शायद अगले जहां में मुलाकात हो। जी हाँ, आसार तो ऐसे ही नजर आते हैं। कार्ड तो मिल गया होगा जनाब को। कहिए तो रसीद भिजवा दूं। रसीद की नहीं, आपकी जरूरत है। तशरीफ लाइएगा ना। ओह, तकल्लुफ छोड़ मुर्दार, मेरे कान जल गए हैं। देखना कहीं खुद ना जल जाना। आपकी मौजूदगी में कैसे जल सकती हूँ हुजूर। तो फिर आओगी न डार्लिंग। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं। अच्छा ये तो बताओ, कौन कौन आ रहा है? मेरा मतलब है किस किस को बुलाया है इस पिकनिक पार्टी पर? अरे भाई, सब कॉमन फ्रेंड्स होंगे। क्यों, खैरियत तो है? किसकी सिफारिश करनी है? मैं भला किसकी सिफारिश करूंगी सिवाय अपनी? प्लीज मुझे जरूर बुलाना। चल हट मुद्दा, फिर वही चली कटी बातें। जल्दी से आ जाना, इतने सारे काम मुझसे अकेले नहीं होंगे। या अल्लाह, मुझे तो वहशत सी हो रही है। ओफो, सत्यानाश कर दिया सारे सामान का। वैसे ये सेब खा के देखिए, बहुत ही अच्छा है। आप जहन्नुम में जाए जी। वैसे बुजुर्गों ने कहा है शरीफ आदमियों के लिए वो कोई अच्छी जगह नहीं है। प्लीज गुस्सा तो कीजिए, कहीं जलजला ना आ जाए। आप चुप रहें जी, आपकी बरह से। पार्टी मेरी है, इसलिए इसकी तमाम सिरदर्दी मेरे जिम्मे। मुझे हुक्म दीजिए, बंदा हर खिदमत के लिए हाजिर है। कहिए तो एक एक इनवाइटी के यहाँ पर्सनली कार्ड दे आऊं? जी शुक्रिया, अब तक सबको कार्ड मिल भी चुके होंगे, सिवाय अमजद के। क्यों, उन्हें नहीं बुलाइएगा? उन्हें कार्ड देने में खुद जाऊंगी, और अगर हो सके तो आप। जी जी इरशाद। मुझे वहां तक छोड़। चलिए आओ नफीसा। अमजदी, तुमने कैसे जान लिया कि मैं आ गई? जिन कदमों की आहट के साथ मेरा दिल धड़कना शुरू कर दे, वो तुम्हारे सिवा और किसके कदम हो सकते हैं? बत्ती जला। अपनी जिंदगी के उजालों को मेरे अंधेरों में पूरी तरह जज्ब हो जाने दो। हर चीज आहिस्ता आहिस्ता अपने आप जगमगा उठेगी। अंधेरे में? भला कैसे? पगली, मेरी अंधेरी दुनिया में तुम्हारे ख्याल और याद के दिए जला करते हैं। लेकिन तुम कहो नफीस, तुम्हारा दिल तो नहीं घबराएगा? तुम्हारे होते भी ये दिल क्यों घबराएगा? फिर भी बत्ती जला देती हूँ। कहो, आज तुम्हें फुर्सत कैसे मिल गई? तुम शिकायत करते हो? नहीं, चाहता हूँ वो लगन जान लूं जो तुम्हें मेरे पास ले आई है। वरना तुम इतनी मसरूफ हो कि तुम्हें तो मेरी सोच भी नहीं आ सकती। कैसी बातें करते हो अमजद? तुम मेरे पुराने क्लास फेलो हो और मेरे सबसे अच्छे दोस्त। याद करो, जब लोग हमें इकट्ठा देखकर जल जाया करते थे। तुम वो दिन भूल गए क्या? भूले नहीं, बीत गए हैं वो दिन एक बार जाकर लौट क्यों नहीं आते नफीस? इनके पांव कौन बांध देता है? कोई भी नहीं, तुम मुझ पर यकीन रखो। आज भी मेरे दोस्त हो, उतने ही प्यारे। बस यही कहने आई थी ना? नहीं, वो मैं एक पार्टी दे रही हूँ, पिकनिक पार्टी। सब दोस्तों को बुलाया है। ये लो, तुम भी आना। तुम्हारे सब दोस्त आएंगे ना? हाँ अमजद। कौन कौन? भाई मसलन गेती, आसवा, परवेज, सुलेमान और अकमल।
तुम्हारे सब दोस्त आएंगे। सब आएंगे। मैं भी हूं, तुम्हारा सिर्फ दोस्त हूं, इसलिए। मैं चलूं अमजद? अकमल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम आओगे ना? जरूर। खुदा हाफिज। जरूर।
अरे हाँ नफीस, वो तुम्हारे अमजद साहब नहीं आए। न जाने क्यों नहीं आए, उन्हें शायद। आप क्यों उसका इंतजार कर रहे हैं? मिस्टर अकमल, ये मेरा जाती मामला है। आई एम सॉरी। अमजदी, तुम पार्टी पर नहीं आए तो क्या हुआ? तुम्हारे बिना सब कुछ उदास था अमजदी। शोर मचाती लहरों में, गीली गीली रेत पर मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, पर तुम नहीं आए। क्यों नहीं आए? इसलिए कि मुझे यकीन था तुम मेरे पास चली आओगी, वही नफीस बनकर जिसकी मासूम आंखों ने मुझे जीने के रास्ते दिखलाए, जिसके नन्हे से दिल में शबनम का सा पाकीज़ा प्यार रचा हुआ है। मैं उसी नफीस को ढूंढ रहा हूँ, घोर अंधेरे करके, ताकि मेरे गहरे अंधेरे तुम्हें खींचकर मेरे पास ले आए। और मैं आ गई अमजदी। तुम्हारे बिना ये जिंदगी मौत से भी ज्यादा डरावनी महसूस होने लगती है। तुम मेरी रूह की पुकार हो अमजदी। कैसी तस्वीर बनाई मैंने। अरे हाँ, खूब याद आया, ऐन वक्त याद आया, बर वक्त याद आया। अमजद से पैसे वसूल करने हैं मैंने, 200 रुपया वसूल करना है। मेरे प्यारे बेटे अमजद, खुश रहो। तुम्हारी तमाम तस्वीरें चोरी हो गई हैं। पुलिस की तफ्तीश जारी है। जल्दी मेरे 200 रुपए भेज दीजिए, क्योंकि मैंने पुलिस की पैरवी करनी है और बाकी खर्चे अखराजात हैं। और अगर तुमने मेरे 200 रुपए न भेजे तो मैं खुद आकर तुम्हारे गिरेबान से पकड़ लूंगा तुझे, और तुम्हें मैं फकत तुम्हारा चचा। अमजद, कोई भी नहीं। अमजद साहब कहाँ हैं? वो तो सुबह के गए हुए हैं। कब तक आएंगे? न जाने कब तक आए। अच्छा मैं चलूं? आए तो कह देना गेती आई थी। बहुत अच्छा। ए मिस्टर। माफ कीजिए, आप जरा मेरी आंख लग गई थी। मालूम होता है आप काम कम करते हैं और सोते ज्यादा हैं। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी दिलफरेब और कितनी दिलकश है ये तस्वीर। जी जी, ये हमारे मुल्क के मायानाज आर्टिस्ट मिस्टर अमजद की बनाई हुई तस्वीरें हैं। मैं करीब इन सब की फरमाइश करने वाला हूँ, यानी कि नुमाइश करने वाला हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। काफी फन परस्त दिल पाया है आपने। जी बस क्या करूँ मोहतरमा, इसी शौक के मारे मैंने ये कारोबार स्टार्ट किया है। तो मोहतरमा कौन सी तस्वीर पैक करूँ? इन सब के क्या दाम होंगे? जी क्या कहा, आप सब खरीदेंगी? बस 500 रुपए फी पीस लगा देता हूँ आपके लिए। जी 500 रुपए? जी हाँ 500 रुपए सिर्फ आपके लिए रियायत कर रहा हूँ। मैं समझी 5 रुपए। 5 रुपए? अजी ला हौल वला कुव्वत, जी आप किस जमाने की बात कर रही हैं मोहतरमा? आज के जमाने की, आपके जमाने की। मोहतरमा शायद आप भूल रही हैं, मेरे ख्याल में आप घर से सब्जी निकली थी और ये तस्वीरें खरीदने चली आई। जी नहीं, सब्जी खरीदने नहीं, मैं तस्वीरें ही खरीदने आई थी। मोहतरमा फिर एक बार अपने जहन पर जोर दीजिए, आप कुछ पजल हो गई हैं। अच्छा फजूल बातें छोड़ें,
60 रुपए फी पेंटिंग के हिसाब से आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, वरना आप भी तो मिस्टर अमजद से 50 एक पेंटिंग खरीदते हैं ना, मैं भी खरीदूंगी। जी मोहतरमा क्या गजब कर रही है, खुदा के लिए क्यों मेरा कारोबार बर्बाद कर रही है? रुक तो जाइए। मैं सिर्फ 60 रुपए दे सकती हूँ। चलिए आप 70 ही दे दीजिए। मोहतरमा ईमान से 3 दिन से फाके हूँ, कुछ बोनी करवा दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सच के चले 65 ही कर दीजिए। अच्छा ध्वनि और कम कर देता हूँ। अच्छा चलिए सारी तस्वीरें पैक कर। थैंक यू थैंक यू। ये देखिए भेजा था। क्या बात है बाबा? बस वो सेठ साहब के पास बैठी थी, आज तस्वीर के वास्ते नहीं आ सकेगी। वैसे तो खैरियत है ना बाबा? हाँ बेटे और कोई बात नहीं, तुम तो ठीक रहे ना? हाँ मैं ठीक हूँ बाबा। बाबा देखो मैं नया जूता लाया। हाँ बड़ा खूबसूरत और अच्छा जूता है। बाबा ऐसा एक जूता पहले भी मेरे पास था, लेकिन ये मुझे इतना पसंद है मैंने सोचा। बाबा एक बात कहूँ बाबा, बुरा तो नहीं माना? कहो बेटे। वादा करो बाबा मेरी बात मान लो। मैंने कौन सी बात टाली है आज तक तुम्हारी? बाबा ये जूता तुम ले लो। अरे नहीं बेटे नहीं, तुम शौक से लाए हो, तुम पहनो इसे। बाबा देखो मेरा दिल टूट जाएगा, मेरे पास ऐसा एक दूसरा है ना। नहीं बेटे नहीं, तुम्हें मेरी कसम बाबा। हाँ बाबा। अच्छा बेटे तो ऐसा करो, वो पहले वाला मुझे दे दो। है? अच्छा बाबा मैं अभी लाता। पगला कहीं का। केटी बेटे, ये चिट्ठी आई है तुम्हारे नाम। यूनिवर्सिटी से आई है अम्मी। जल्दी खोलो, तुम्हारा नतीजा होगा। अम्मी जान मैं पास हो गई। खुदाया तेरा शुक्र है, मेरी गेती डॉक्टर बन गई। मेरी बच्ची। अम्मी अब तो मैं सबको पार्टी दूंगी, एकदम शानदार पार्टी। मेरी बच्ची। डैडी, केटी पास हो गई, उसने सबको पार्टी पर बुलाया है। कौन सी डिग्री ली है बेटी? MBBS की। ओह गुड, वेरी गुड। कल से मैं इस इंतजार में थी कि कब वक्त गुजरे और कब तुम आओगे। वक्त तो अपने मामूल से गुजरता है बेटी, हम उस पर कोई बस नहीं रखते। इस पर बस होता तो शायद किसी की आरज़ुएं अधूरी न रहती। आरज़ू पूरी न तो आरज़ू रहती थी, पूरी हो जाए तो चंद लम्हों की खुशी बनकर किसी को याद भी नहीं आती। देखो कितनी प्यारी फिजा, कैसी दिलकश रात है अमजद। हाँ, चांदनी की दिलकशी में रात अपने अंधेरेपन से दुखी सी दिखाई देती है। दुखी नहीं अमजद, आज की रात तो जमाने भर के दुख मुस्कुराना सीख सकते हैं। तुम पास हो गई हो ना? पास नहीं अमजद, आज जाने दिल ऐसे क्यों धड़कता है जैसे पुजारन देवता के सामने अपने मन की अथाह गहराइयों में डूब जाए, जैसे बहती हुई कश्ती के बाद बान हवा के दिल फरेब झोंकों के छू जाने से डोल जाए, जैसे मेहमानों को बुलाकर खुद का गायब हो गई। हमारी मुबारक। मुबारक हो बेटी। शुक्रिया, बड़ी तलाश के बाद ये दिन मिला है तुम्हें। ढूंढ में से चीजें मिल ही जाया करती हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। अरे भाई ये बातों ही बातों में क्या तकरार चल निकली है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आज इस घर में खाना पक्का है और कहते हैं बटेगा भी। लिहाजा खाना बटने से पहले एक गाना हो जाए। ख्यालात तो आपके बड़े पाकीज़ा हैं खाली पेट में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज मेरा ख्याल है अमजद साहब को गाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं गा सकूंगा। आपके सुर कैसे?
माफ कीजिए, मैं भी आपकी तरह बेसुरा हूँ। बेहद खुशी हुई कि आप उनमें से नहीं हैं। तो है कोई सुरीला जो इस खुशियों भरी रात में, जबकि हमारी दोस्त डॉक्टर गेतियारा ने जिंदगी की एक मंजिल मुकम्मल कर ली है। जी हाँ, जी हाँ। तो है कोई जो आसमान से सितारे तोड़ लाए और उन्हें ऐसे सजाए जैसे मांग में सिंदूर? आज मैं गाऊंगी ताकि सितारों की मांग पूरी तरह सिंदूर से भर जाए। आज की इस खुशी में तुम मेरे साथ शरीक नहीं होगी? तुम्हारा मतलब? हाँ, मतलब ये कि आपको गाना पड़ेगा। क्या सोच रही हो नफीसा? जी कुछ भी तो नहीं। फिर खामोश क्यों हो? ये फिजा भी चुपचाप सी है। शायद इसे भी किसी दुख का सामना करना पड़ गया। तो तुम्हारी खामोशी का ताल्लुक भी किसी ऐसे ही... मुझसे वो बातें क्यों पूछते हो जिन्हें मैं महसूस करने के लिए खुद खामोश रहना चाहती हूँ? मुझे ना जाने मुझे क्या हो गया है।
ये खामोशी क्यों है हुजूर? मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हारी इस नाराजगी पे मैं खुश हूँ। आप सिर्फ तस्वीर बनाने से मतलब रखिए, वरना तुम मुझसे कह दोगी कि मैं गेती से न मिला करूँ, है ना? अमजद, इतनी सी बात पे नाराज हो गई? मुझे क्या पड़ी कि मैं तुमसे नाराज होती फिर? लेकिन मुझे तो तुम्हें मनाना है। वो क्यों? तुम्हारी तस्वीर जो बनाना ठहरी। अमजद साहब, आप अपने काम से गरज रखिए। मुझे अमजदी से अमजद साहब मत बनाओ नफीस। जिस सच को तुम्हारी बदली हुई आंखों ने जाहिर कर दिया है, उसे छुपाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ मुझे गेती के नजदीक देखकर तुम्हारा प्यार गुस्से में बदल गया है। अमजदी, मुझे तुमसे प्यार नहीं, नफरत है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें किसने कहा? तुम्हारी आंखों में जिनमें आंसू तैर नफीस, तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं, इसलिए कि आंखें रूह की आईनादार होती हैं। फजल जी सरकार। ठीक तो हो ना? आपकी दुआ है सरकार। क्या हुक्म है मालिक? वो मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। तुम हमारे पुराने मुलाजिम हो ना? ये मेरी खुशबख्ती है आका कि आपने मुझे इस लायक जाना। दरअसल कुछ दिनों से हम नफीस बिटिया की शादी के मुतालिक परेशान हैं। माशाअल्लाह, जरूर करनी चाहिए आका, मगर इसमें परेशानी की क्या बात है? किसी मुनासिब बर का इंतखाब कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ख्याल था अकमल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल क्या वक़्त रखेगा मालिक? सबसे पहले बिटिया की पसंद का ख्याल रखना चाहिए, जिसकी जिंदगी का सवाल है। बिटिया को इससे क्या इख्तिलाफ हो सकता है? अकमल बड़ा अच्छा लड़का है, और फिर हमने नफीस को बिल्कुल लड़कों की तरह पाला है। अच्छी तालीम दिलवाई है, वो हर अच्छाई बुराई को जांच सकती है। और फिर हम अपने मरहूम दोस्त से वादा भी कर चुके हैं। फिर भी हुजूर, मेरा ख्याल है बिटिया की राय जरूर मालूम कर लेनी चाहिए। हमें तुमसे इत्तेफाक है। तो फिर फजल सरकार, तुमने नफीस को माँ की तरह पाला है, तुम हमें उसकी राय से आगाह करो, ताकि हम अपनी जिंदगी में इस फर्ज से भी सुबकदोश हो जाएं। बेहतर सरकार। क्या कहा? अकमल से शादी? मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती। तुमने उन्हें समझाया होता बाबा, लड़कों की तरह परवरिश देकर मुझे लड़के की तरह तो जिंदा रहने दे। मैंने तो समझाया था बेटे, लेकिन वो शायद अकमल मियाँ का इंतखाब कर चुके हैं। उन्हें अपना वादा भी तो पूरा करना है। कौन सा वादा? अकमल मियाँ के वालिद से किया हुआ वादा। उनके वादे की कीमत मेरी आरज़ू की मौत क्यों? उनसे कह दो बाबा, जिंदगी और मौत के तसादुम से बगावत जन्म लिया करती है। ऐसा मत सोचो बेटे। उनसे कहिए दोस्ती का भरम रखने के लिए किसी और चीज का बलिदान दे, बेटी का नहीं। बाप के फैसले के सामने बेटियां सर झुका दिया करती। सर झुकाकर किए हुए फैसले गलत हुआ करते हैं बाबा। रास्ते की ऊंची देखकर चलना, ये भी तो उन्होंने सिखाया है। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, लेकिन सर झुकाकर नहीं। बाबा, उनसे कह दे वो बाप बनकर सोचे, दोस्त बनकर नहीं। मारना चाहते हैं, लेकिन रेशमी डोरी से गला दबाकर। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। उन्होंने तुम्हें कितने लाड से आग से पाला है, कितनी अच्छी तालीम दिलवाई है। आंखों में रोशनी देकर अंधा करना चाहते हैं, अच्छी तालीम देकर चाहते हैं मैं अपना हक भी न मांगूं। उन्हें मेरी जिंदगी के सुकून से ज्यादा अपनी दोस्ती की लाज है। ऐसा नहीं हो सकता बाबा। हालात के मुताबिक बदल जाना चाहिए बेटे। दिल कैसे बदलूं? जाइए उनसे कह दीजिए उनकी बेटी अकमल से हरगिज़ शादी नहीं कर सकती। शुक्र है खुदाया, तूने मेरी परवरिश की लाज रख दी। विलायत की तालीम ने मेरी बिटिया की आंखों की रोशनी नहीं छीनी। शुक्र है तेरा। जाइए उनसे कह दीजिए उनकी बेटी अकमल से हरगिज़ शादी नहीं कर सकती। जाइए उनसे कह दीजिए उनकी बेटी अकमल से हरगिज़ शादी नहीं कर सकती।
मैं कुछ दिनों के लिए कराची जा रहा हूँ। तुम नफीसा बिटिया का ख्याल रखना। जी जी, बहुत बेहतर। आप बेफिक्र रहें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाइए उससे कह दीजिए उनकी बेटी अकमल से हरगिज़ शादी नहीं कर सकती। कुछ भी तो नहीं। मिस्टर अकमल, क्या बात है? क्या चाहते हैं आप? इतने सारे सवालात एकदम मत पूछ डालिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। शायद तूफान आ गया। तूफान और अंधेरे को गले मिल जाने दो नफीसा। इस कहानी के ये दो किनारे, इनके मिल जाने के लिए आज से ज्यादा और कोई रात मौजूद नहीं। तूफान आया और गुजर भी गया। तू डूब गई नफीसा, तू डूब गई। बेहतर सरकार। अकमल, सुना है रात बड़ा जबरदस्त तूफान आया? जी जी हाँ। हमारे करीब ही कहीं बिजली गिरी? जी 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 हाँ। तूफान आए तो बिजली गिर ही जाती है। जाने किसका घर जला होगा। घर जले या दिल जले, लेकिन तूफान कौन रोक सकता है चाचा जान? बिटिया कहती है कि वो कमरे ही में नाश्ते करेंगी सरकार। क्यों, खैरियत? शायद तबीयत नासाज। तूफान के खौफ का असर है शायद। आओ गेती, मैं बहुत दिनों से तुम्हें तलाश कर रही थी। कितनी अजीब बात है, हम एक ही कोशिश में मसरूफ हैं, लेकिन शायद सबब मुख्तलिफ हो। तुम अपनी पुरानी तंज दोहराओगे। नहीं, ये बात नहीं नफीस। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, तुम जिंदगी को समझ लो। मैं खूब समझती हूँ। नहीं, तुम तो इसे खेल समझती हो और जानती हो खेल ही खेल में चीजें बिगड़ जाया करती हैं। कह दो कि तुम्हें बिगड़े हुए खेल पसंद है, लेकिन मेरी जान बिगड़े हुए खेल और जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। ये तो वो कहानी है नफीस, जो मेरे आंसुओं ने लिखी है, तुम्हारे कानों ने सुनी और दिल ने महसूस की है। फिर भी मुझसे पूछती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। गेती, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अपनी नहीं, किसी की जिंदगी की। किसी की जिंदगी से इस तरह मत खेलो कि वो मौत से गले मिल जाए। ये बड़ा खौफनाक खेल होगा नफीस, और उसके पास तो बड़ा मासूम दिल है। जवाब दो कि तुम्हें आज के इस खेल से क्या मिलेगा? तुम क्या चाहती हो? तुम शादी कर सकती हो, किसी एक से इंतखाब कर लो। उसके लिए
जिसके वास्ते तुम्हारा दिल धड़कता है। मैं जानती हूँ तुम किस उलझन में गिरफ्तार हो। मैं ये भी जानती हूँ तुम्हारा मुआशरा, तुम्हारा स्टेटस अकमल का इंतखाब करेगा और अमजद, तुम्हें दोनों में से एक से शादी करना होगी, अमजद या अकमल। एक से शादी करनी होगी, अमजद या अकमल। आओ नफीस। क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई देते हो। कुछ नहीं, ऐसे। फिर भी नफीस, तुम्हारे चेहरे पर दाग लग गया। कहाँ? तुम्हारी तस्वीर पर। और चेहरे का दाग हुस्न की पाकीज़गी पर बददुमा धब्बा है नफीस। लेकिन ये कब हुआ? तूफान की रात। मैंने बहुत कोशिश की नफीस कि ये दाग दूर हो जाए, लेकिन छोड़ो इसे, ये दाग तो अब लग चुका है। आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या महसूस करती हो नफीस? सूखे हुए पत्तों पर चलने की आवाज यूं महसूस होता है जैसे जख्म आहिस्ता आहिस्ता रिसने लगे हैं। नफीस, उदासी की बातें क्यों कर रही हो? पत्थर के इस बेजान टुकड़े को अगर जबान मिल जाए तो ना जाने ये कितनी दास्तानें बयान कर सकेगा। अनकही कहानियों में इतना सोच क्यों होता है अमजदी? कैसी बातें सोच रही हो नफीस? जिंदगी में कुछ बातें खामोशी से सोचनी पड़ती हैं। तुम उन्हें खामोशी से सुन सकते हो। जल्दी कहो। पत्थरों की जबान समझ लोगे? नफीस, अब मुझे उलझन होने लगी। आज के बाद कोई उलझन नहीं रहेगी अमजदी। मुझे एक कहानी याद है, सुनोगे? जरूर सुनो। चांद को देखा है तुमने? मेरे सामने। चांद से छनकर आने वाली चांदनी ने जमीन को छू लिया। जर्रे दमकने लगे, लेकिन चांदनी चांद से जुदा हो गई। अमजदी, क्या ये सच है कि चांद में दाग इसी वास्ते पड़ गया है? क्या ये सच है कि बादल उनकी जुदाई में रोया करते हैं? तुम तो पगली हो नफीस। कितने अच्छे होते हैं पागल, अपने दुख तो भूल सकते हैं ना। खैर छोड़ो इस कहानी को। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करना चाहती हूँ। बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें मेरे फैसले से इत्तेफाक होगा। तुम्हारे फैसले तो मेरे दिल की धड़कन है नफीस। कह डालो, तुमने क्या फैसला किया है? मैं शादी करना चाहती हूँ अकमल से। नफीस, नफीस, इतना कारी जख्म लगाया है तुमने, मैं तो सांस भी नहीं ले सकता। मेरी बात तो सुनो अमजद। अब कुछ नहीं सुना जा सकता नफीस। नफीस, तुम्हारी बेवफाई की दास्तान बहुत रंगीन है। अमजद, मुझसे पूछो तो सही कि ऐसा क्यों हुआ? मुझे मालूम था नफीस, ये टिमटिमाते हुए दिए बुझ जाएंगे। ये टिमटिमाते हुए दिए बुझ जाएंगे नफीस। मुझे मेरे घोर अंधेरों में छोड़ दो, चली जाओ, चली जाओ नफीस। तुमने मुझे लूट लिया है, तुमने मुझे लूट लिया है नफीस। अमजद, अमजद।
बिटिया। किसकी चिट्ठी है बाबा? तुम्हारी है बिटिया। चाय बना दूं? नहीं बाबा, तुम जाओ, मैं खुद ही बना लूंगी। नफीस, तुम्हें बिलाखिर एक शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी है। अब मुझे सिर्फ ये फैसला करना होगा कि हम दोनों में से किसको जिंदा रहना है, मुझे या अकमल को। मेरी जिंदगी को इतनी बेदर्दी से रौंद कर तुम्हें अकमल के पास जाने का कोई हक नहीं। अकमल की जिंदगी को मौत की वादियों में धकेल कर अपने हुकूक की हिफाजत करने को मैं संगदिली नहीं कहूंगा। अमजद, अगला प्यारे अमजद, परसों मेरी सालगिरह है, तुम जरूर आ जाओ, सिर्फ मेरे लिए। सालगिरह की रात मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, बिल्कुल साफ साफ। उसके बाद तुम जो भी मशवरा दोगे मैं वैसा ही करूंगी। जरूर आ जाना, उस रात तुम मेरे घर रहना। फकत नफीसा। बाबा। जी बेटे। ये खत अमजद को दे। अच्छा बेटे। आओ बाबा, कैसे है? बड़े उदास दिखाई देते हो बेटे, ठीक हो ना? ठीक हूँ बाबा। बिटिया ने यह खत दिया था। मैं जाऊं बेटे? नहीं बाबा, रुक जाओ। नफीसा बेगम की एक अमानत है मेरे पास, ये लेते जाओ बाबा, उन्हें दे दे। जी बेटे। कुछ कहा? नहीं, कुछ उदास उदास थे। ये आपकी तस्वीर दी है। इसे कहाँ रखूं बेटा? सामने रख दो बाबा। मैं लौट जाना चाहता हूँ कीर्ति। ये तो जिंदगी से फरार है, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं लौट जाना चाहिए। कीर्ति। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि आज हमारी बेबी नफीसा की सालगिरह है। बेबी? हाँ हाँ बेबी। आप लोगों को चाहिए कि इस खुशी के मौके पर खूब नाचें, कलाबाजियां खाएं, जोर जोर से गाएं, ताकि बेबी खुश हो। लेकिन गाएगा कौन? इस खुशी के मौके पर अमजद साहब के सिवा और कौन गा सकता है? जी हाँ जी हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा यही खुश नजर आ रहे हैं। जी नहीं, शायद मैं ना गा सकूं। गाओ अमजद, जरूर गाओ। आज की रात तुम्हें गाना पड़ेगा। कीर्ति। गाओ अमजद।
अकमल डियर। जी फरमाइए। आज मेरी सालगिरह है। मैं जानता हूँ। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस रंगीन रात के तसद्दुक मुझसे जो मांगना चाहती हो मांग लो, इतना कि मेरे पास कुछ न रहे। आज की रात मैंने अपनी जिंदगी की इब्तिदा की थी। मैं चाहती हूँ आज इसकी तकमील भी हो जाए। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ हम शादी कर लें। शादी? नादान लड़की, तुम्हें किसने कह दिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? मैं चाहती हूँ हम इस मुंतशिर जिंदगी को मिलकर इकट्ठा कर लें। चली जाओ, मैं उन किवाड़ों को बंद कर दूंगा जिनसे तुम दाखिल हुई। जाओ जाओ, हमसे तुम्हारा इंतजार करता हूँ। हाँ। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। तुम्हें अपने भरपूर वार पर बड़ा नाज था। नहीं, मैं इन रास्तों के नशेबो फराज से वाकिफ हूं। ये ऊंचे नीचे रास्ते तुम जैसी दिल फरेब लड़कियों को बेबस जरूर कर देते हैं, लेकिन वो जिंदा रहा करती है। अकमल, जिंदगी और मौत के दरमियान बहुत कम फासला होता है, इसे और कम करने की कोशिश ना करो। कितनी खूबसूरत है ये धमकी। काश ये खूबसूरत कराची के लिए सेकंड क्लास की एक सीट चाहिए, मिल जाएगी? जी हाँ। जीएच कंपार्टमेंट, सीट नंबर 6। मकतूल की लाश किस कमरे में है? जी इसमें। आप यहीं ठहरे। मजीद, इन कदमों के निशानात का फोटो ले लिया जाए और ये पिस्तौल इसे अपने कब्जे में रखो। चाहे वारदात का नक्शा भी बना लो और कोई चीज यहां से हिलने ना पाए। बेहतर जनाब। आपके यहाँ कोई फंक्शन था ना? जी हाँ, मेरी बेटी की सालगिरह थी। बाहर से मेहमान भी आए थे ना? जी, ज्यादातर मेरी बिटिया के जानने वाले। आने वालों में उनके नजदीकी दोस्त कौन कौन से थे?
मसलन अमजद, यूसुफ, परवेज, गीती, ये लोग। उस कमरे में कौन रहता है? उस कमरे में आने वाले मेहमानों में से गालिबन मिस्टर अमजद मुकीम थे। जी। आपकी बिटिया के बयानात लेना जरूरी है। जी वो तो बेहोश हैं। अकमल मियाँ की मौत की खबर सुनकर उन्हें बिल्कुल होश नहीं रहा। उन्हें किसने बताया? मैंने हुजूर। फिर भी हमें उनके कमरे तक ले चलो। चलिए। अमजद साहब आपकी बेटी के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी मकतूल से कोई दुश्मनी वगैरह थी? जी नहीं हुजूर। अपने हकूक की हिफाजत करने को मैं संगदिली नहीं कहूंगा, फकत अमजद। मिस्टर अमजद कहाँ रहते हैं सेठ साहब? जी वो मॉडल कॉलोनी में बड़े चौराहे के पास 107 नंबर में। अफसल तुम यही ठहरो और देखो कोई चीज अपनी जगह से हिलने ना पाए। कदमों के निशानात के फोटो भी ले लिए जाए। वही निशानात, इन निशानात का भी फोटो ले लो। बहुत बेहतर। अमजद साहब कहाँ हैं? मालिक वो तो कराची चले गए। यहाँ कब आए थे? अभी थोड़ी देर हुई, बहुत जल्दी में थे। कराची जाने वाली गाड़ी सर कौन से स्टेशन पर होगी? जी अब तो गालिबन मदनापुर पहुंचने वाली होगी। शुक्रिया। एक मुजरिम को गिरफ्तार करना है। क्या आप बता सकते हैं कि अमजद नाम का कोई आदमी इस गाड़ी में सफर कर रहा है? जी हाँ, मिस्टर अमजद जी, कंपार्टमेंट सीट नंबर 6। शुक्रिया। आपका नाम? अमजद। इन्हें गिरफ्तार कर लो। लेकिन मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? आपको सब मालूम हो जाएगा। इन्हें ले चलो। अमजद, कहती मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल बेकसूर हो। मुझे मालूम था मेरा अमजद कातिल नहीं हो सकता। घबराओ नहीं, कानून अंधा और बहरा नहीं। शहर का बड़े से बड़ा वकील तुम्हारी सफाई में पेश होगा। लेकिन कहती ये सब कुछ कैसे हुआ? सालगिरह की रात अकमल अपने कमरे में मुर्दा पड़ा था। उसे पिस्तौल से कत्ल कर दिया गया। कुछ समझ में नहीं आता कहती। न मालूम नफीसा किस हाल में। अकमल की मौत के सदमे से अभी तक होश में नहीं है।
तुम्हें इस हाल में देख के दिल फट गया। घबराओ नहीं बाबा, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मैं जानता हूँ बेटे, तुमने कत्ल नहीं किया। बाबा फिर कातिल कौन है? इसे छोड़ो बेटे, मैं तुम्हारी तमाम बलाएं अपने सिर ले लूंगा, तुम्हारा बाल भी भीखा नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है बाबा? हाँ ना बेटे, तुम कह दो कि कत्ल बाबा ने किया है, मैं अदालत में इकबाल जुर्म कर लूंगा। मैं चाहता हूँ तुम दोनों की जानें बच जाए। बाबा तुम जानते हो ना मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। बिल्कुल बेटे, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जान बच जाए। बाबा फिर मुझे बताओ असली कातिल कौन है? बताओ बाबा। बेटे जल्दी बताओ बाबा, असली कातिल कौन है, वरना मैं इकबाल जुर्म कर लूंगा और मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी गर्दन पर होगी बाबा। लेकिन बेटे बता डालो बाबा, असली कातिल कौन है, ताकि उसे उसकी जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। बताओ बाबा। मत पूछो उसका नाम बेटे, ये मेरी जिंदगी का राज है। उगल डालो उस राज को बाबा, वरना नफीसा। नफीसा, नफीसा, अकमल की कातिल। मगर ये सब कैसे हुआ बाबा? मुझे कुछ मालूम नहीं बेटे, मैं तो बेहोश बिटिया को उसके कमरे तक ले आया था। मेरा नाम ले दो बेटे, मैं चाहता हूँ तुम दोनों की जान बच जाए। मैं भरी अदालत में इकबाल जुर्म कर लूंगा। तुम जाओ बाबा, सब ठीक हो जाएगा बाबा। तो असली कातिल नफीसा है। अगर तुमने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो ये सारा बोझ नफीसा के नाजुक कंधों पर आन गिरेगा। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? शायद तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए। तुमने बहुत जल्दी की अमजद, लेकिन अब क्या हो सकता है? नफीसा की जान बचा लो। तुम्हारी मोहब्बत के कुर्बान गाह पर उसकी दम तोड़ती हुई जिंदगी सिसकियां ले रही है। उसे सहारा दो, उसके जुर्म की सजा अगर किसी बेगुनाह को मिले तो वो तुम्हारी जिंदगी क्यों ना हो। नफीसा की जान बचा लो अमजद, जान बचा लो अमजद। ज्यादा सदमे की वजह से इनकी नर्व्स डेड हो गई। अकमल मियां की मौत के सदमे ने मेरी बच्ची को न जाने क्या कर दिया है डॉक्टर। सर। तुम कैसे आए हो? ये हुजूर कुछ जरूरी कागजात हैं, इन पे दस्तखत कर दीजिए। यहाँ रख दो। नफीसा की शादी कर दीजिए। तनवीर। यस सर। तुम्हारी शादी हो गई है? जी नहीं। हम काफी दिनों से बिटिया की शादी के लिए परेशान हैं। परेशानी की क्या बात है हुजूर? तुम क्या जानो कि बेटियां बाप के लिए एक उलझन के सिवा और कुछ नहीं होती। हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में ये बोझ। बहुत खुशकिस्मत है ये बोझ सरकार। तो फिर कहाँ की जाए बिटिया की शादी? किसी भी शरीफ आदमी से जो उन्हें खुश रख सके। हाँ, जो उसे खुश रख सके। वैसे हम अपनी बिटिया की जिंदगी के लिए तमाम खुशियां उसके कदमों में ढेर कर देंगे। दुरुस्त है। तनवीर जी। क्या ये नहीं हो सकता कि तुम ये खुशियां समेट लो? क्या कह रहे हैं सरकार? मैं? हाँ तनवीर, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में तुम बिटिया को खुश रखने की कोशिश करो। ये तो मेरी खुशनसीबी है हुजूर। सरकार, सरकार, नफीसा बीबी को होश आ गया। होश आ गया? तनवीर तुम यहीं ठहरो। नफीसा, नफीस बेटे।
कौन है आप? मैं तुम्हारा डैडी हूँ बेटे। किसका डैडी? तुम्हारा नफीसा बेटे। कौन नफीसा? ये सब क्या है? मैं कहाँ हूँ? ये तुम्हारा घर है बेटे। मेरा घर? ये झूठ है, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मिलॉर्ड, ये रही उन कदमों के निशानात की तस्वीर जो मकतूल के कमरे में थे, और ये रही उन कदमों के निशानात की तस्वीर जो मुल्जिम के अपने घर के बरामदे में थे। मिस्टर अमजद, सालगिरह की रात आपने यही जूता पहन रखा था ना? जी। मिलॉर्ड, यह है वो खत जिसमें मुल्जिम ने मिस नफीसा को अकमल के कत्ल की धमकी दी है। यह खत उन जज्बात की पूरी अक्कासी करता है जो एक इंसानी जिंदगी के कत्ल पर खत्म होते हैं। मिस्टर अमजद, यह खत आप ही ने मिस नफीसा को लिखा था ना? जी। मिलॉर्ड, मुल्जिम के लिखे हुए खत से यह साफ जाहिर होता है कि मुल्जिम को मिस नफीसा से मोहब्बत थी। वकील साहब, इस बात का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, और बहुत ज्यादा है। इसलिए कि मिस नफीसा अकमल से शादी करना चाहती थी। मिस नफीसा के इस फैसले ने और मुल्जिम के जज्बा रकाबत ने मुल्जिम को इस बात पर आमादा किया, और सालगिरह की रात उसने सेठ ताहिर का पिस्तौल चुराया, वो अकमल के कमरे में छुप गया। जब सब मेहमान चले गए तो मुल्जिम ने कत्ल जैसे संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। ये सब गलत है मिलॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त ने जिन हकायक की बिना पर मुल्जिम को कातिल साबित करने की कोशिश की है, वही उसकी बेगुनाही का सबूत है। मिलॉर्ड, सबसे पहली बात जो मुल्जिम के खिलाफ जाती है वो उसके जूतों के निशानात की तस्वीर है। वो जूते जो उसने सालगिरह वाली रात पहन रखे थे। लेकिन मैं वकील इस्तगासा से सिर्फ ये सवाल पूछूंगा, क्या वो यकीन से कह सकते हैं कि उस रात पार्टी पर आने वाले बाकी लोगों ने किस किस्म के जूते पहन रखे थे? यह जानना इतना जरूरी नहीं था। बहुत जरूरी था, इसलिए कि यह भी तो हो सकता है कि उस रात उस घर में मौजूद किसी और शख्स ने भी ऐसा ही जूता पहन रखा हो। सिर्फ जूते के निशानात अगर एक इंसान को कातिल साबित कर सकते हैं तो इस शहर में उस रात बहुत से लोगों ने ऐसे ही जूते पहन रखे होंगे। लेकिन मुल्जिम के खत का मजमून इस बात का शाहिद है कि वो घर से कत्ल के इरादे से निकला था। घर से कत्ल का इरादा लेकर निकलने वाला इंसान अपने साथ पिस्तौल क्यों नहीं लाया? उसने सेठ ताहिर का पिस्तौल क्यों चुराया? इसलिए कि वो पिस्तौल खरीद नहीं सकता था। अपने साथ कोई दूसरा हथियार तो ला सकता था, चाकू या कोई और जानलेवा चीज। उसके पास तो कोई ऐसा हथियार भी न था। मिलॉर्ड, इसका मतलब है कि मुल्जिम अमजद का कत्ल का कोई इरादा न था, और ये खत उसने एक जज्बाती कैफियत के तहत लिखा था। मुल्जिम के लिखे हुए खत का घर में किसी और को भी इल्म था, जिसने मुल्जिम की मशकूक तहरीर तले अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश की। लेकिन कत्ल के फौरन बाद उसने वहां से भागने की कोशिश क्यों? उसका इस शहर को छोड़ के चले जाना उसके कातिल होने का वाज़ेह सबूत। भागने वाले कातिल अपने घर के मुलाजिम को जाने वाले शहर का नाम नहीं बताया करते। क्या यह गलत है कि आपको मुल्जिम के मुलाजिम ने बताया था कि वो कराची चला गया है? क्या मुल्जिम ने अपने मुलाजिम को अपनी मंजिल का पता सिर्फ इसलिए बताया था कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले? मिलॉर्ड, अगर उसे जुर्म के खौफ से भागना ही था तो वो मुलाजिम को गलत शहर का नाम भी बता सकता था। लेकिन ये मुल्जिम की घबराहट और उसकी भूल भी हो सकती है। कानून अगर सिर्फ इस भूल की वजह से मुल्जिम को कातिल मान लेगा तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, ये सुकून, ये इत्मीनान एक कातिल के चेहरे की खासियत नहीं, वो जज्बा जिसने इस मुअज़्ज़ज़ अदालत को इक़बाल जुर्म करने के बावजूद मुकदमे की कार्रवाई जारी रखने पर मजबूर कर दिया। इंसानी हमदर्दी और मोहब्बत के सिवा और कोई जज्बा न था। मिलॉर्ड, मैं यकीन से कह सकता हूं कि कानून मुजरिम से कभी मोहब्बत नहीं किया करता। मुल्जिम अमजद, इस्तगासा के दलाइल और सफाई की जरह सुनने के बाद अदालत ये चाहती है कि हर मजबूरी और खौफ को नजरअंदाज करते हुए तुम अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। मुझे कुछ नहीं कहना जज साहब, सिवाय इसके कि यह कत्ल मैंने किया। अगर आपने जुर्म का इकरार ही करना था तो इस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान आप खामोश क्यों रहे? इसलिए जज साहब कि जो लोग मुझे बचाना चाहते थे मैं उनका दिल तोड़ना नहीं चाहता था। जुर्म का इकबाल इसलिए करता हूं कि अपने जुर्म से इंसाफ और आपकी अदालत से सजा चाहता हूं। आप जुर्म कर रहे हैं मिस्टर अमजद, खुदारा कुछ तो सोचिए। वकील साहब,
मुझे बचाने की कोशिश का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो कुछ कहा सच कहा। कि अकमल का कत्ल तुमने किया है, लिहाजा जेर दफा 302 ताजीरात हिंद तुम्हें सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। अमजद, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया अमजद? अमजद, तुमने बहुत जुल्म किया है बेटे। ये इल्जाम मुझे अपने सर क्यों नहीं लेने दिया? मेरी जिंदगी का क्या था? बरसों की तलाश के बाद तो जिंदगी को एक मकसद मिला है पापा। पापा क्या है बेटे? जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी रह गई हैं, लेकिन जाने क्यों एक आरज़ू अभी तक जिंदा है। पूरी कर सकोगे? क्या आरज़ू है बेटे? सिर्फ एक बार नफीसा को देखना चाहता हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये कौन है? नफीसा तुम्हारी आरज़ू की खातिर ले आया था बेटा। इसे तो कुछ याद नहीं। ये सब क्या है? नफीसा मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दुख पहुंचाएगी थी। मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी न दिया। शायद हम इस दुनिया में एक दूसरे को नहीं मिल सकते थे अमजद। आरज़ुओं की दुनिया बहुत रंगीन है केटी, लेकिन दिल की ये दुनिया वीरान होकर ही आबाद होती है। काश मैं तुम्हें जिंदा रख सकती अमजद। मैं शर्मिंदा हूँ केटी। वो दास्तान जिसे सुनाने के लिए शायद मैं जिंदा रह गई, और ये है तुम्हारी जवानी के हसीन ख्वाब की भयानक ताबीर जिसे दिखाने के लिए तकदीर तुम्हें यहाँ खींच लाई। अगर तुम्हारा ज़मीर अब भी जिंदा है तो बताओ इस खूनी दास्तान का मरकजी किरदार कौन है? किसी बेगुनाह के खून से किसके हाथ रंगे हुए हैं? कहो नफीसा, शायद तुम्हारा इतराफ गुनाह ही किसी की बेचैन रूह को सुकून बख्श दे। कह दो नफीसा, याद रखो नफीसा,
याद रखने की निस्बत किसी को भुला देना बड़ा मुश्किल है। कह दो तुम्हारी याद अभी जिंदा है, कह दो तुम्हारी याद तुम्हारी तरह बेवफा नहीं, कह दो तुम्हारी याद तुम्हारी तरह बेवफा।